अब हम लोग फिर से जो है वो और कुछ कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। क्लास 10th का जो है वो सोशल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप सभी का एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है। इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है, तो है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। चैनल पर जो जो जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कन्फ्यूशियस कौन था। ठीक है, कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस चीन के एक शिक्षक, एडिटर नेता तथा दार्शनिक था। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी, तो आंसर हो जाएगा कि जर्मनी के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन होने से हुआ। जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर हो जाएगा जर्मन के एकीकरण का आरंभ प्रसा के सिंहासन पर विलियम प्रथम के आसीन से होने से हुआ था, और जर्मनी के एकीकरण का विचार वियना कांग्रेस के बाद जोर पकड़ने लगा। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, चर्चा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित 3 कारण हैं। फर्स्ट हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत में उद्योगों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। सेकेंड पॉइंट है कि इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ों की बजाय सैनिक सामग्री के निर्माण में गए। इससे भारतीय उद्योगों को एक विशाल देशजी बाजार मिल गया। थर्ड पॉइंट है कि देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा फौज की वर्दियों, बूट आदि बनने के काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योग भी प्रगति करते गए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 19वीं सदी के मध्य में मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई, कारण बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 19वीं सदी के मध्य में जो है मुंबई की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो इसके शिकार की राजधानी बना दिया गया, और मुंबई में जो है कोटा की कपास और कहते हैं कि ट्रेडिंग बहुत बढ़ गई थी। इस प्रकार कारोबार बढ़ने की जनसंख्या में भी काफ़ी वृद्धि होती चली गई। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है। तो अगला क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है, और महात्मा गांधी द्वारा किए गए जो है वो सत्याग्रह आंदोलन के बारे में जो है वो चर्चा करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिया बिना ही आपे उद्देश्य में सफल हो सकता है। महात्मा गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह के महात्मा से अत्याचार के प्रति के अग्रणी नेता थे। उसकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिनसे भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद मिली, चर्चा कीजिए। आंसर हो जाएगा 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का निम्नलिखित असर हुआ। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मुद्रण क्रांति के परिणाम स्वरूप कम लागत पर अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण गरीब जनता को भी इस किताबों को खरीदने का अवसर प्राप्त हुआ। अनेक लोगों को छापा खाने में काम मिला।
सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सस्ती मुद्रण सामग्री से उन्हें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार मिलने लगे। थर्ड पॉइंट हो जाएगा भाषाई प्रेस ने गरीब लोगों के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं को रोपण किया। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मुद्रण संस्कृति द्वारा गरीबों में शराबखोरी, अशिक्षा आदि सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता अभियान छेड़ा गया। सामाजिक में धार्मिक कुरीतियां जैसी सती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का घोर विरोध मुद्रण शक्ति द्वारा किया गया। इस प्रकार मुद्रण शक्ति ने गरीब जनता के कल्याण का संभव बना दिया। अगला पॉइंट हो जाएगा कि किताबों में प्राचीन पाखंडों की आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना पर बिल दिया गया। इससे जन्म आधारित विशेषाधिकार तथा जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने का वातावरण बना। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में आए ऐसे कुछ सामाजिक बदलावों की चर्चा कीजिए जिनके बारे में टॉमस हार्डी और चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा थॉमस हार्डी। 19वीं सदी के उपन्यासकार थॉमस हार्डी ने इंग्लैंड के तेजी से गायब होते देहाती समुदायों के बारे में लिखा। वह वही समय था जब बड़े किसान ने अपनी जमीनों को बाढ़ यंत्र कर लिया था और मशीनों पर मजदूर लगाकर उन्होंने बाजार के लिए उत्पादन शुरू कर दिया था। आगे आप सभी को लिख रहा है चार्ल्स डिकेंस के बारे में कि चार्ल्स डिकेंस ने लोगों के जीवन व चरित्र पर औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव के बारे में लिखा। उनके उपन्यास हार्ड टाइम्स 1854 में वर्णित काटाउन एक उदास काल्पनिक औद्योगिक शहर है जहां मशीनों की भरमार है, धुआं उगलती चिमनियां हैं, प्रदूषण से स्याह पड़ी नदियां हैं और मकान सब एक मजदूरों को यहाँ हाथ की संज्ञा से जाना जाता है और मशीन चलाने के अलावा उनको कोई और असीमता नहीं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास एमसीक्यू है। ठीक है, एमसीक्यू है निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ख जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दालें। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण बताएं। तो औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारण, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाजार, जो उद्योग के लिए एक आवश्यक कारक है, इसके द्वारा औद्योगिक स्थिति प्रभावी होती है। दूसरा सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता औद्योगिक अवस्थिति प्रभावित करती है। सस्ता श्रमिक उत्पादन लागत को कम करने में सहायक होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा सरकारी नीतियां, उद्योगों को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन के 3 गुण बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सड़क परिवहन के 3 गुण इस प्रकार हैं। पहला, सड़क उबड़ खाबड़ धरातल और पर्वतों पर बनाई जा सकती है। दूसरा, सड़क परिवहन अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तु के परिवहन में कम खर्चीला है। थर्ड हो जाएगा रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों के निर्माण में कम खर्च आता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताएं तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। आंसर हो जाएगा चाय एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। इसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे, परंतु आज ज़्यादातर चाय बागानों के मालिक भारतीय ही हैं। चाय का पौधा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकाय वाले ढलाव क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। चाय को झाड़ियों के लिए वर्षा भर उष्ण और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को मैंने प्रीवियस आप सभी को करा रखा है, जो प्रीवियस करवाया उसमें जो पॉइंट टाइप का बता दिया हूँ, तो इससे बेटर वही है, तो उसी को आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन है
कि परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है। आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत में छत वर्षा जल संग्रहण की विधि प्रचलित है। छत वर्षा जल को पीवीसी पाइप द्वारा एकत्र किया जाता है। रेत और ईंट प्रयोग करके जल का छानन किया जाता है। भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहां इसे तुरंत प्रयोग में किया जाता है। अतिरिक्त जल को कुएं तक ले जाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ये जो मानचित्र कार्य है इसको मैं आप सभी को बता दूंगा, जो कि 5 मार्क्स का आप सभी को पूछेगा। ठीक है, एक वीडियो में जो है सारा मानचित्र कार्य बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यहाँ के नागरिक सीधे मताधिकार के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि एक सरकार को चुनते हैं। इस तरह और एक चुनी हुई सरकार रोजमार्ग का शासन करती है और नए नियम बनाती है या पुराने नियमों और कानूनों में संशोधन करती है। किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है। यह लोकतंत्र का एक मूलभूत सिद्धांत है। ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संख्याओं के माध्यम से अपने आप शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की संघ शासन व्यवस्था की विशेषताओं का चर्चा कीजिए। आंसर हो जाएगा भारत की संघ शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता रहा है, तथापि पिछले स्तर वर्षों में भारतीय राजनीति में हुए परिवर्तन में संघवाद के चरित्र को गहरा स्तर पर प्रभावित किया है। इस कथन के आलोक में भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। आगे हो जाएगा अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्न है। फर्स्ट है आधार तैयार करने की चुनौती, सेकंड है विस्तार की चुनौती, थर्ड है लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट हो जाएगा आधार तैयार करने की चुनौती। अभी दुनिया के 25% हिस्सों में लोकतंत्र नहीं है। ऐसे हिस्सों में लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। वहां आधार बनने की ऐसे देशों में अलोकतांत्रिक सरकार हैं, वहां से तानाशाही को हटाना होगा। उसके बाद एक स्वस्थ राष्ट्र की स्थापना करनी होगी जहां लोकतांत्रिक सरकार हो। इसे समझने के लिए नेपाल का उदाहरण लिया जाए। विस्तार की चुनौती, जिन देशों में लोकतंत्र वर्षों से मौजूद है वहां लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती है। लोकतंत्र के विस्तार का मतलब कि देश के हर क्षेत्र में लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत सिद्धांतों को लागू करना तथा लोकतंत्र के प्रभाव को समाज के हर वर्ग और देश की हर संस्था तक पहुंचाना। अगला पॉइंट लिखना है कि लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना। हर लोकतंत्र को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोकतंत्र की प्रक्रियाओं और संस्थाओं को मजबूत करने से लोकतंत्र से अपनी अपेक्षाओं के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। जनसाधारण की लोकतंत्र से अपेक्षाएं अलग अलग समाज में अलग अलग तरह की होती है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैनल पर जितने बच्चे जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। यदि कोई डाउट है तो पूछते जाइए कि इस क्वेश्चन पे डाउट है, या फिर यदि किसी तरह का और क्वेश्चन चाहिए, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो कमेंट डाउन करके बताते जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते जाइए, उसके बेल के आइकन को प्रेस करते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं। आंसर हो जाएगा हम औसत का प्रयोग किसी भी चीज़ या गणित या रुपया, आमदनी या आदमियों के सही संख्याओं का सटीक आकलन करने के लिए औसत का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण में गिरावट के एक उदाहरण दीजिए जो अपने आसपास आप देखते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे क्षेत्र के बहुत से वन उजाड़ दिए गए हैं, वहाँ कारखाना स्थापित कर दिया गया जिसके धुएं से पर्यावरण की गिरावट आ रही है। मजदूरों के रहने के लिए छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है तो इसे क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा जब मुद्रा विनिमय दो क्षेत्रों के बीच एक मुद्रा में ऋण लेता है, इस तरह के विनिमय को आगे पीछे भी ऋण कहा जाता है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा कि बैंक सरकार की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करते हैं। ये गैर लाभकारी संस्थान दूसरे बैंकों में बैंकरों के रूप में सेवा करते हैं। प्रत्येक देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। राष्ट्रीय बैंकों के कुछ कार्यों में विदेशी मुद्रा की निगरानी करना, देश की मुद्रा को नियंत्रित करना और कागजी मुद्रा जारी करना शामिल है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं के किन्हीं 3 अधिकारों को बताएं और प्रत्येक पर कुछ पंक्तियां लिखिए। आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ताओं के 3 आधार निम्न है। फर्स्ट, सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को ऐसी वस्तुएं की बिक्री से सुरक्षा का अधिकार है जो स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए हानिकारक है। उपभोक्ता के रूप में यदि आप इस अधिकार के संबंध में सचेत हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा सूचना पाने का अधिकार। आंसर हो जाएगा उपभोक्ता को उपलब्ध वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता स्तर या श्रेणी या मृत्यु के संबंध में जानने का अधिकार है, जिससे कि वह किसी वस्तु अथवा सेवाओं का क्रय करने से पहले सही चुनाव कर सके। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चयन का अधिकार। आंसर हो जाएगा अगला पॉइंट हो जाएगा चयन का अधिकार। इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रत्येक उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को उनकी विभिन्न किस्मों में से चयन का अधिकार है। कई बार विक्रेता एवं व्यापारी धारिया गुणवत्ता वाली वस्तु को बेचने के लिए दबाव के हथकंडे अपनाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्रक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन के कारण भी दीजिए। आंसर हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संगठित और असंगठित क्षेत्रों में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछता है वो, ठीक है। तो इसका अंतर स्पष्ट किस तरह से हो जाएगा, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक, ठीक है। तो संगठित क्षेत्रक का जो पहला डिफिनेशन होगा वो होगा कि संगठित क्षेत्रक वे हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। असंगठित क्षेत्रक का पहला डिफिनेशन होगा कि असंगठित क्षेत्रक वे हैं जो सरकार के सीधे नियंत्रण में नहीं होते हैं। संगठित क्षेत्रक का दूसरा पॉइंट होगा कि संगठित क्षेत्रक में सरकारी डॉक्टर, मशीनरी, इंजीनियर आदि जैसे बड़े कार्यक्रमी आते हैं। असंगठित क्षेत्रक का जो है दूसरा पॉइंट होगा कि असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत भूमिहीन कृषक और फसल बटाईदार तथा बुनकर, लोहार आदि श्रमिक होते हैं। संगठित क्षेत्रक का थर्ड पॉइंट होगा कि इनका काम एक निश्चित समय तक चलता है, ठीक है। और आपका असंगठित क्षेत्रक का थर्ड पॉइंट होगा कि इनका काम अनिश्चित समय तक चलता है। संगठित क्षेत्रक का संगठित क्षेत्रक का फोर्थ पॉइंट होगा कि इन्हें अपने काम की सही रकम महीने में मिल जाती है, ठीक है। असंगठित क्षेत्र का फोर्थ पॉइंट होगा कि असंगठित क्षेत्र में कार्यक्रमी से पैसे को लेकर शोषण होता है तथा इन्हें अपने मेहनत का सही दाम कम ही मिलता है। तो ये हो जाएगा इसका असंगठित क्षेत्रक और संगठित क्षेत्रक का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि उच्च जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा अधिक जोखिम वाली परिस्थितियों में जैसे फल बर्बाद होने के कारण, आग से संपत्ति नष्ट होना, दुर्घटना आदि ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता है। उदाहरण के लिए कमला साहूकार से ऋण लेती है इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज वापस कर देगी, लेकिन कीटनाशकों के हमले के फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। उसके लिए कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। आगे लिखना है ऋण ने कमला
की स्थिति और खराब कर दी, उसे अपनी जमीन को बेचना पड़ता है। अतः ऋण कर्जदार को एक ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जिससे बाहर निकलना बहुत कष्टदायक हो सकता है और कई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उसके आगे हो जाएगा कि इन परिस्थितियों में ऐसे कर्जदारों को अपने ज़मीन के टुकड़े बेचकर कर्ज की अदायगी करनी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियों में जोखिम और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ऋण की अदायगी अच्छी फसल पर निर्भर करती है, जो आगे वर्षा की अच्छी मात्रा, अच्छे बीज, तकनीक, कीटनाशक, रासायनिक खाद इत्यादि तत्वों पर निर्भर करती है। अतः इस प्रकार के ऋण किसान को ऋण जाल में फंसा देते हैं। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। आंसर हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सामान्य तरीका है स्थानीय कंपनियों को खरीदना, उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना। आगे हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी एक अन्य तरीके से भी उत्पादन नियंत्रित करती है। विकसित देशों में बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का आदेश देती है। वस्त्र, जूता, चप्पल एवं खेल के सामान ऐसा उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को इन उत्पादकों की आपूर्ति कर जाती है जो अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। अतः इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। चैनल पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ये हो जाएगा इसी के साथ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चैनल पर जो जुड़ते जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।